नमस्कार साथियों, एक और नए प्रैक्टिस सेट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं अंकित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और चलिए आज की वीडियो की बात कर लेते हैं क्लास की। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 30 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। अर्थात हम लोग इससे पहले 29 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें, हम प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस की बात करते हैं या जो नए आए हैं उनके लिए। और इसमें हम एसएससी के जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल जैसे सभी प्रश्नों की सभी क्वेश्चंस की बात करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। और यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के सभी क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी एक की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे बेझिझक ले सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हम काफ़ी दिनों से आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं। चलिए प्रश्न की बात कर लेते हैं। पहला जो प्रश्न होने वाला है, पहला प्रश्न है, राज्य को सभी श्रमिकों को आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। भारत के परिक्षेप जो है परिक्षेप में दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया है, सीएचएसएल का प्रश्न है, ये 2023 का है, तो लेटेस्ट प्रश्न है। सभी लेटेस्ट प्रश्नों की हम बात करते हैं। लेटेस्ट के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होते हैं उनकी भी हम बात करते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी लेकर आते हैं। ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, संविधान के 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। क्या ऐसा सही बात है? चलिए और देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी, यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का गांधीवादी सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर डी, संविधान के 44वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए कौन सा आपको सही लग रहा है। यदि नहीं लग रहा है तो हम बताएंगे ही। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, संविधान के 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कोई पहली बात नहीं है, हम लास्ट क्लास में भी इसकी बात कर चुके हैं। राज्य के सभी श्रमिकों के लिए आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए अर्थात राज्य को। और इस नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख अनुच्छेद 43 में मिलता है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का समाजवादी सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? विवेक देवराय समिति, या फिर एल.एम. सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, या फिर सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो जो लोग थोड़ी सी भी तैयारी कर रहे होंगे उन्हें ये बात तो पता ही होगी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी उनके रिक्वेस्ट पर इसे शामिल किया गया था, या उनके जो सिफारिश पर इसे शामिल किया गया था। और ये भी सीपीओ 2023 का प्रश्न है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना से है। अर्थात जो बलवंत राय मेहता समिति थी उनकी सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय को शामिल किया गया था। और एल.एम. सिंघवी समिति की बात करें तो इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से था। अर्थात पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया था एल.एम. सिंघवी की समिति पर की सिफारिश पर, और बलवंत राय मेहता समिति ने उसमें त्रिस्तरीय की स्थापना या सिफारिश की थी। विवेक देवराय समिति की बात कर लें तो रेलवे के संस्थागत सुधारों का पुनर्गठन इन्हीं के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 3, मौलिक कर्तव्यों के बारे में संस्तुति के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1976 में डैश समिति का गठन की थी? केलकर समिति, सरदार स्वर्ण सिंह, सुरेश तेंदुलकर समिति, या फिर आबिद हुसैन समिति। बताइए, एक बार पढ़िए, एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़िए और एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम अभी थोड़ी देर पहले ही यही प्रश्न कर आए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की बात की जा रही है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है। हम हर तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं, सेम क्वेश्चंस ही होते हैं लेकिन हर तरह की हर लैंग्वेज के लिए आपके लिए लेकर आते हैं। इसके एनालिटिक्स की बात कर लें। और हाँ दोस्तों, जो लोग पहली बार आए उन्हें बता दें कि हम हर प्रश्न के आगे कुछ की पॉइंट्स लेकर आते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। 43वें संविधान संशोधन 1976 में कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था।
संविधान में एक नया भाग 4 का व अनुच्छेद 51 का से जोड़ दिए थे। 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था इस समय। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है जब ये शामिल किए गए थे मौलिक कर्तव्य, उस समय कितने थे और आज कितने हैं? तो उस समय 10 थे, आज 11 हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान षोडशी समिति का गठन किया गया था? मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, 1976 में इसका गठन किया गया था। तो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय। और एसएससी जीडी का प्रश्न है, ज़्यादा अपर लेवल का प्रश्न नहीं है, 2023 में पूछा गया है ये प्रश्न। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान 1976 में सरदार षोडशी समिति का गठन किया गया था। इस समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 5, देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझाव का कार्यान्वयन करने वाली समिति को डैश के नाम से जाना जाता है? एलपी सिंह समिति, पाल एफ लेबी समिति, जीएस वर्मा समिति या फिर अभिजीत सेन समिति। तो ये भी CHSL 2023 का प्रश्न है, ज़्यादा पुराना नहीं है। और सभी हम दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही लेकर आते हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, JS वर्मा समिति। आगे इसके की पॉइंट्स में देखते हैं। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सिखाने हेतु सुझावों को कार्यान्वयन करने वाली समिति को JS वर्मा समिति के नाम से जाना जाता है। षोडशी समिति का संबंध मूल कर्तव्यों से ही है। जागरूक करने के लिए JS समिति का वो किया गया था, और जिस समिति ने इन्हें ऐड किया था या इनका गठन किया था वो दोस्तों षोडशी समिति थी। प्रश्न नंबर 6, हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या थी? 545 से 570 ईस्वी, 647 से 700 ईस्वी या फिर 606 से 647 ईस्वी, 570 से 610 ईस्वी। थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आपको याद आ जाएगा, जो हम बता चुके हैं पहली क्लासेस में भी। 606 से 647 समिति इसका सही उत्तर है, हर्षवर्धन के शासनकाल का। और SSC CGL का प्रश्न है, 2023 का है। जैसा कि हम प्रॉमिस करते हैं, हर एग्ज़ाम से आपके लिए प्रश्न लेकर आते हैं जो कि आए हुए होते हैं। राज्यवर्धन की बात करें, राज्यवर्धन पुष्यभूति वंश के शासक थे और इनकी मृत्यु 606 ईस्वी में हुई थी, जबकि हर्षवर्धन ने 16 वर्ष की आयु में राजा बने थे। हर्षवर्धन की ने गौड़ शासक जो शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया था। हर्षवर्धन के काल में भारत आए हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान सक्त मुनि कहा जाता था। दोस्तों आपको ये भी पता चल गया। चलिए, हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था इसे, और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता था इसे। माना जाता है कि कुंभ मेले की शुरुआत हर्षवर्धन ने ही की थी। हर्षवर्धन ने 647 ईस्वी तक शासन किया था, जो कि प्रश्न में लेटेस्ट पूछा गया था अभी। प्रश्न नंबर 7, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ये है इत्सिंग, इब्न बतूता, फायान, हुएनसांग। तो मुझे नहीं लगता इसका आंसर भी मुझे बताने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और ये भी CGL 2023 का ही प्रश्न है। देखिए, आप दो तरीके से एक ही प्रश्न को पूछा गया है। और थोड़ा की पॉइंट्स में झांक लेते हैं। हुएनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसका मुख्य उद्देश्य था नालंदा विश्वविद्यालय से ज्ञान प्राप्त करना और बौद्ध साहित्य को इकट्ठा करना। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसने अपनी यात्राओं में भारत का वर्णन किया है और ग्रंथ सी युग की का निर्माण किया है या रचना की है। प्रश्न नंबर 8, प्रसिद्ध कवि और नाटककार जो राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबारी कवि थे? तो राजपाल के थे क्या, महेंद्रपाल प्रथम के, या रामभद्र या देवपाल के? और ये भी CGL का ही प्रश्न है, CGL 2023 का प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है ये। और इसके आंसर की बात कर लें तो
प्रसिद्ध कवि जो राजशेखर थे वो महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे। इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। प्रसिद्ध कवि और नाटककार जो राजशेखर प्रतिहार थे वो प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के राज्यसभा में निवास करते थे। इन्हें प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम ने भी संरक्षण दिया है। महिपाल प्रथम ने भी दिया है इन्हें संरक्षण। प्रतिहार वंश का अंतिम राजा दोस्तों यशपाल था। देखिए कितने प्रश्न मिल जाते हैं मुझे अब बताइएगा एक बार। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। नाट्यकार राजशेखर ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की है। तो जो राजशेखर है इनके नाटकों की बात कर ले तो बाल रामायण, भुवन कोश, ये है विद्सा भंजिका, ये है विद्युशाल भंजिका, माफ़ कीजिएगा विद्युशाल भंजिका है, और कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरविलास। ये कुछ 6 इनकी रचनाएं हैं, उनकी बात कर ली हमने। प्रश्न नंबर 9, अरब यात्री सुलेमान किस शताब्दी के मध्य में भारत आया था? तो आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा लो लेवल का है, CHSL का प्रश्न है। 15वीं शताब्दी, 11वीं, 9वीं या 6वीं? और 2023 का प्रश्न है, ज़्यादा पुराना भी प्रश्न नहीं है। अब इसके आंसर की बात करें तो ये थोड़ा सा नया प्रश्न है, तो इसका आंसर है 9वीं शताब्दी। अरब यात्री सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया था। तो सुलेमान की बात हो गई, 9वीं शताब्दी में आया था और ये अरब से रहने वाला था। अरब यात्री सुलेमान 9वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष के शासनकाल में भारत आया था। तो एक दोस्तों प्रश्न ये भी मिल गया आपको, ये किसके शासनकाल में आया था? तो राष्ट्रकूट वंश का उस समय शासन चलता था और अमोघ वर्ष उस समय राजा थे। तो सुलेमान मूल रूप से ईरानी था और अरब का रहने वाला था। सुलेमान ने मेहर भोज को बरूगा कहकर संबोधित किया था, अर्थात इसने जो मेहर भोज थे उन्हें बरूगा के नाम से कहकर संबोधित किया था। मेहर भोज ने, माफ़ कीजिएगा, आदिब्राह तथा प्रभा का उपाधि धारण की थी। अर्थात दोस्तों मेहर भोज की बात करें तो इन्होंने आदिब्राह और प्रभास इन 2 उपाधियों को धारण किया था। आगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की है? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, वल्लभी। मुझे ध्यान आ रहा है कि हमने कल भी इसकी बात कर चुके हैं, हम कल की प्रैक्टिस सेट में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है विक्रमशिला की बात हो रही है। CHSL 2023 का प्रश्न है ये भी। ये दोस्तों टैग नीचे जो लेकर आते हैं हम, किस ईयर का प्रश्न है, ये कौन सी कब पूछा गया है, वो इसीलिए लेकर आते हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि ज़्यादा पुराने प्रश्न है या आते नहीं है इस तरह के प्रश्न, तो उनके लिए ये हम लेकर आते हैं। की पॉइंट्स की बात कर लें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थित किया गया था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। गोपाल ने औदंतपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया था और पाल शासक धर्मपाल ने उत्तरापद स्वामी, माफ़ कीजिएगा, उत्तरापद स्वामी की जो उपाधि होती है वो धारण की थी। पाल शासक थे ये जो धर्मपाल, उन्होंने। प्रश्न नंबर 11 की बात कर लें तो वर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? मुझे नहीं लगता दोस्तों कि इसका भी आंसर मुझे बताना चाहिए कि जो वर्मी थी वो किस पड़ोसी देश की जो राजभाषा है वर्मी। वर्मी दोस्तों एक म्यांमार है दोस्तों, म्यांमार को वर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो बर्मी वहीं की जो पड़ोसी देश है उसकी राजभाषा है। और GD का प्रश्न है ये, माफ़ कीजिएगा GD है, ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है। आइए दोस्तों थोड़ा सा कुछ पड़ोसी देशों की राजभाषाओं के बारे में बात कर लेते हैं। पहला दोस्तों है जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसकी है उर्दू। और अगला है चीन की बात करें तो मंदारिया इसकी भाषा है। म्यांमार की बर्मी है जैसा कि हमने अभी देखा था। और आगे बांग्लादेश है, बांग्लादेश की बंगाली है। अफ़गानिस्तान की दारी है। और भूटान की है जोनगखा, माफ़ कीजिएगा, भूटान की जोनगखा। नेपाल की है नेपाली। श्रीलंका की है सिंगली, तमिल और अंग्रेजी। मालदीव की है ये दिवेही। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 12, किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है? स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर, ऊंचाई और देशांतर पर, समुद्र से दूरी और अक्षांश और देशांतर, और समुद्र से दूरी। तो ये जीडी का प्रश्न है, ज़्यादा हाई लेवल का प्रश्न नहीं है। तो इसका आंसर की बात कर लें। और दोस्तों मैंने ये भी बताया है कौन सा प्रश्न हार्ड होता है, कौन सा सिंपल होता है। तो उसके लिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि जो प्रश्न हमने पढ़ा नहीं है, या हमने जिसको याद नहीं किया है, या इसको कभी सुना नहीं है, वो हमारे लिए हार्ड होता है। और जो हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं या कहीं सुन चुके हैं, वो हमारे लिए सिंपल होता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके उतने ज़्यादा प्रश्नों का आप रिवीजन कीजिए, पढ़िए वो। और ये यकीन कीजिए सभी प्रश्न आपके लिए सिंपल हो जाएं, कोई भी प्रश्न आपके लिए हार्ड नहीं रहेगा। तो इसके आंसर की बात कर लें, स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करते हैं। इसके की पॉइंट्स की बात कर लें, किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवने तंत्र उस क्षेत्र के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। वायुदाब एवं पवन तंत्र तापमान और वर्षा के वितरण पर को प्रभावित करता है। पवन प्रवाह सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। और पृथ्वी पर वायु दाब की कुल 7 पट्टियां होती हैं, जिनमें 3 पट्टियां तापजनित और 4 पट्टियां गतिजन्य होती हैं। प्रश्न नंबर 13, पृथ्वी के संदर्भ में किसी कथन की पहचान कीजिए। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी का व्यास घटता है। क्या ऐसा है? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या घटती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पृथ्वी का व्यास बढ़ता है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या घटती है। आप देख पा रहे होंगे एसएससी जीडी का प्रश्न है। इस तरह के भी हार्ड प्रश्न पूछे जाते हैं जीडी में भी। तो इसमें सही कथन है उसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती है। क्या आपको पता थे ये प्रश्न? थोड़ा अगर पता नहीं है या नए प्रश्न है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी का व्यास घटता है, घटता नहीं बल्कि बढ़ता है, जैसा कि हमने भी प्रश्न में बात की थी। ध्रुवों से भूमध्य रेखा पर की ओर चलने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण है जी, जिसका मान होता है उसका मान भी बढ़ जाता है भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाने पर। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है? कीकर, चीड़, सागवान या सुंदरी? इस प्रश्न की एक बार बात कर लेते हैं। तो चीड़ इसका सही उत्तर है। और ये भी जीडी का ही प्रश्न है दोस्तों, 2023 का है। जो लोग कहते हैं कि हार्ड प्रश्न नहीं आते छोटे एग्जाम्स में, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि हम जो लेकर आए प्रश्न उनको एक बार याद पढ़ लें आप, तो आपको पता चल जाएगा हार्ड प्रश्न आते हैं या नहीं आते हैं। शंकुधारी वनों का अन्य नाम जो कौड़धारी वन भी होता है। और देवदार, भोजपत्र, चीड़, हेमलॉक, स्प्रूस आदि वृक्ष जो हैं वो शंकुधारी वनों के वृक्ष पाए जाते हैं। चीड़ के वृक्ष से लीसा प्राप्त करके तारपीन का तेल बनाया जाता है। तारपीन का तेल वही होता है दोस्तों जो हम पेंट करते हैं तो उसमें डालते हैं जो ऑयल, वही तारपीन का तेल कहते हैं उसे। वह दोस्तों पता चल गया होगा आपको किससे बनाया जाता है। जो चीड़ के वृक्ष से लीसा प्राप्त की जाती है उससे उसका निर्माण किया जाता है। और जो लोग दोस्तों आज नए जुड़े हैं उन्हें बता दें एक बार प्लीज़, जो प्रैक्टिस सेट जो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, उसमें आप शुरुआत से शुरू कीजिए, क्योंकि दोस्तों हमने उसमें एकदम बेस लेवल से स्टार्ट किया है। और एक तरह से आप ऐसा कह सकते हैं कि हम एक तरह से कोर्स भी कंप्लीट करते जा रहे हैं, क्योंकि हमने जो पॉलिटी या वैसे क्वेश्चंस की बात की थी तो स्टार्टिंग से की थी। अब दोस्तों हम बहुत आगे आ चुके हैं तो आपको थोड़ा सा समझ में भी नहीं आएगा और आपको पढ़ने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि काफ़ी हाई लेवल के हैं, लेकिन वो भी दोस्तों काफ़ी डिटेल में ही हमने बात की है। तो एक बार मैं यही कहना चाहूँगा कि आप स्टार्टिंग से आएँ। यदि आप पूरी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ स्टार्टिंग से क्लासेस को लीजिए। और डेली करंट अफेयर्स की क्लास तो आपको पता ही होगी, शाम को 3 बजे चलती है, उसके बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगले प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। सिंथेटिक उर्वरकों में के अत्यधिक उपयोग से डैश होता है? ध्वनि प्रदूषण, मृदा की निम्नीकरण, या स्वच्छ एवं शुद्ध वातावरण, मृदा में जैविक पदार्थों में वृद्धि?
तो मृदा का निम्नीकरण हो जाता है, ये सभी जानते होंगे। ज़्यादा आप अगर जो उर्वरक इस्तेमाल करेंगे तो उसमें दोस्तों मृदा की क्षरण हो जाता है, मृदा में उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। सिंथेटिक उर्वरक मृदा के स्वास्थ्य और फसल उत्पादकता का नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनके अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी में सूक्ष्म और द्वितीयक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और मृदा के निम्नीकरण का कारण बनता है। सिंथेटिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग वायु एवं जल प्रदूषण का भी कारण बनता है और हमारे हेल्थ पर भी ये नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी किसान हैं वो प्लीज़ थोड़ा सा कम यूज़ किया कीजिए। यूज़ तो करना ही पड़ेगा दोस्तों कि थोड़ी सी अच्छी फसल पैदावार हो जाती है उससे, बट दोस्तों थोड़ा कम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा एक तरह से आप जानते हो किसी भी चीज़ की अधिकता हानिकारक होती है, तो प्लीज़ अधिकता में यूज़ ना करें। प्रश्न नंबर 16, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की बात की जा रही है, द्वारा विनियमित की होता है, अर्थात किसके द्वारा उसे चलाया जाता है? भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, आईसीआईसी बैंक या फिर दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। और इसमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक इसका सही उत्तर है एकदम। एमटीएस का प्रश्न है ये 2022 का। हम दोस्तों निम्न स्तर से उच्च स्तर तक के सभी एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर वो लेकर आते हैं हम। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है, इसका गठन वर्ष 1990 में लखनऊ में किया गया था। और जैसा कि हम ये भी प्रॉमिस करते हैं की पॉइंट्स में आपको 2 से 3 या 3 से 4 प्रश्न भी मिल जाते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। यह वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो आपको इसमें पक्का 2 क्वेश्चन तो मिल ही गए हैं और कुछ ज़्यादा भी प्रश्न मिल जाते हैं, उसकी हम कुछ कह नहीं सकते। प्रश्न नंबर 17, कौन सा बैंक भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का एक उदाहरण है? तो पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक या फिर एक्सिस बैंक। तो इसमें भी दोस्तों सबसे जो बड़ा नाम है वो पंजाब नेशनल बैंक का है। तो ये भी एमटीएस का ही प्रश्न है, 2022 का प्रश्न है एमटीएस का। प्रश्न नंबर 17 के जो की पॉइंट्स है उनकी बात कर लें तो वर्तमान में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में 12 बैंक हैं और 22 निजी क्षेत्र के बैंक हैं। दोस्तों 12 जो संख्या है वो सार्वजनिक बैंक की है और निजी बैंक जो है वो 22 हैं। पीएनबी की स्थापना 1984 में लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। माफ़ कीजिएगा 1994 है, मैंने गलती से 84 बोल दिया था। 1994 में पीएनबी की स्थापना की गई थी और लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 18, वाणिज्यिक बैंक अपनी जमा राशि आरबीआई के पास रखते हैं। इन जमाओं को डैश कहा जाता है? ऋण कहा जाता है, दायित्व, विरासत या भंडार। और ये भी एमटीएस 2022 का प्रश्न है। आज के जो ज़्यादातर प्रश्न हम लेकर आए हैं वो ज़्यादातर हम एमटीएस के ही लेकर आए हैं, तो इसके आंसर की बात कर लेगा तो भंडार इसका सही उत्तर है। जो जमाएं रखी जाती हैं उन्हें हम भंडार के नाम से जानते हैं। नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR की बात हो रही है। ग्राहकों की कुल जमा राशि एक निर्दिष्ट न्यूनतम अंश है जिसे वाणिज्यिक बैंक को या तो नकद या केंद्रीय बैंक के पास जमा के रूप में रखना होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। करेंसी नोट और सिक्के को क्या कहा जाता है? तो दायित्विक मुद्रा, रिजर्व, वैध मुद्रा, द्रव्य मुद्रा। सिक्कों की बात करी जा रही, नोट और सिक्कों की बात कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? वैध मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और ये भी एमटीएस का ही प्रश्न है, 2022 का प्रश्न है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वैध मुद्रा सरकार द्वारा दी जारी मुद्रा है जो सोने जैसी कमोडिटी द्वारा स्थापित नहीं है, माफ कीजिए समर्थित नहीं है। वैध मुद्रा का सबसे बड़ा खतरा यह है कि सरकार इसे बहुत अधिक मात्रा में छाप सकती है, जैसे मुद्रास्फीति हो सकती है। प्रश्न नंबर 20 और ये आज की जो क्लास है उसका लास्ट प्रश्न होने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष डैश में स्वच्छ नोट नीति की घोषणा की गई थी? 1992 में, 95 में, 97 या 99, 1992 या 1995, 97 या फिर 99। और ये भी एमटीएस का ही प्रश्न है। तो आज के जितने भी इकोनॉमिक्स के प्रश्न थे वो हम सभी एमटीएस से ही लेकर आए हैं। और इसके जो उत्तर की बात कर लें तो एक बार प्रश्न की ओर दोबारा आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष डैश में स्वच्छ नोट नीति की घोषणा की गई थी, 1999 में की गई थी, 99 में की गई थी।
और इसकी की पॉइंट्स की बात कर लें तो आरबीआई ने स्वच्छ नोट नीति की मुख्य उद्देश्य नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता वाले मुद्रा नोट और सिक्के देना था। इसमें बैंक ग्राहकों को गंदे फटे फटे जो लिखित नोट होते हैं वो नहीं देंगे। और आज की जो क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। और यदि आज के क्वेश्चन या आपको कुछ भी डाउट रहा है क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी भी तरह का आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम आपके लिए इसी तरह से एक नई प्रैक्टिस सेट में फिर से आप सभी से मुलाकात होगी। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अपनी तैयारी को एकदम अच्छे मुकाम पर ले जाइए। धन्यवाद।